आज हम लोग कक्षा 10वीं की अध्याय 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 1 हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 1 हल करने से पहले प्रश्नावली 1 से संबंधित कुछ बेसिक्स पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटे अपन दो सरल रेखाएं ले लिए, एक और ये दो सरल रेखाएं ले लिए। दोनों सरल रेखाएं क्या है, परस्पर लंबवत है। दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंबवत है तथा दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। तथा मूल बिंदु को मैं ओ नाम दे दिया इस बिंदु को। अब मूल बिंदु की दाईं ओर, मूल बिंदु की दाईं ओर की रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। ऊपर की ओर की रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। मूल बिंदु से बाईं ओर की रेखा को, ये वाली रेखा को एक्स डैश अक्ष कहा जाता है तथा मूल बिंदु से नीचे की ओर रेखा को वाई डैश अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स डैश अक्ष हो गया और ये वाई डैश अक्ष हो गया। ठीक है, और ये इस रेखा और इस रेखा को निर्देशाक्ष कहा जाता है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है, निर्देशाक्ष कहा जाता है। तथा निर्देशाक्ष क्या करता है, इस प्लेन को, इस समतल को, ये जो समतल दिख रही है, इस समतल को चार समान कोणों के भागों में बांटता है। चार समान कोणों के भागों में बांटता है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इस समतल को, इतने के एरिया को, ये एरिया समतल दिख रहा है, उसको चार बराबर भागों में बांट रहा है। प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार बराबर भागों में बांट दिया। और इसी में से प्रथम भाग, इस यहाँ से यहाँ तक की एरिया, मतलब पूरा ये एरिया को, इतने एरिया को कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। क्या कहा जाता है इसको, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ से यहाँ, इस पूरे एरिया को, यहाँ से यहाँ तक के एरिया को क्या कहा जाता है, द्वितीय चतुर्थांश। याद रखेंगे क्या कहा जाता है इसको, द्वितीय चतुर्थांश। ये पूरा एरिया, यहाँ से यहाँ तक के एरिया क्या कहलाता है, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। और ये पूरा एरिया, यहाँ से यहाँ तक के एरिया कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, तृतीय चतुर्थांश हो गया और ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। ओके, अब जीरो के दायां तरफ जो एक्स अक्ष है उसको धनात्मक एक्स अक्ष कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, धनात्मक एक्स अक्ष। इसको धनात्मक एक्स अक्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीरो से इस तरफ पूरे धनात्मक संख्या को रखते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये धनात्मक का एक्स अक्ष कहलाता है। ठीक है, अब धनात्मक एक्स अक्ष कहलाता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक धनात्मक राशि है, दो धनात्मक राशि है, तीन धनात्मक राशि है, लेकिन तीन धनात्मक राशि है लेकिन तीन के सामने धन का चिन्ह तो नहीं लगा है। तो धनात्मक राशि के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा रहेगा। कोई भी संख्या लिख दिया, जैसे 3 लिख दिया, 3 के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो हमको पता होना चाहिए ये जो 3 है वो धनात्मक संख्या है। ठीक है, और मान लो कोई ऋणात्मक संख्या लिख दिया मैं 9, तो ऋणात्मक को प्रदर्शित करने के लिए ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। ऋणात्मक को प्रदर्शित करने के लिए क्या कर देते हैं, ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, ऋण 9 क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया। ये क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या। और ऋण को हटा दूं तो इसको मैं ऋणात्मक संख्या तो नहीं बोल सकता क्योंकि इसके सामने ऋण का चिन्ह लगा है। तो ये क्या हो गया, धनात्मक संख्या। ठीक है ना, तो ऋणात्मक संख्या प्रदर्शित करने के लिए सामने ऋण का चिन्ह लगा देते हैं, तो ऋणात्मक संख्या हो गया। और ऋण को हटा दिया तो ये ऋणात्मक संख्या नहीं हुआ, तो ये कौन सी संख्या हो गया, धनात्मक संख्या हो गया। ठीक है, तो इस मूल बिंदु के दाईं ओर इस एक्स अक्ष में क्या करते हैं, पूरी धनात्मक संख्या को लिखते हैं। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, धनात्मक एक्स अक्ष। और मूल बिंदु की बाईं ओर जो एक्स डैश अक्ष है उधर ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं अपन, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इधर बढ़ते जाएगा। ये कहलाता है ऋणात्मक एक्स अक्ष। याद रखना, ये धनात्मक एक्स अक्ष है और ये क्या है,
ऋणात्मक x अक्ष। उसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की ओर इधर धनात्मक संख्या को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बढ़ते जाएगा। पूरा धनात्मक संख्या, ऋण का चिन्ह नहीं लगाए मतलब कौन सी संख्या हुआ, वो धनात्मक संख्या हुआ। तो मूल बिंदु के ऊपर की ओर धनात्मक संख्या को लिखते हैं और इसको बोलते हैं धनात्मक y अक्ष। क्या कहते हैं इसको? धनात्मक y अक्ष या खाली y अक्ष बोल देते हैं। ठीक है, धनात्मक बोलने की जरूरत नहीं है, खाली क्या बोल दिया इसको? y अक्ष। लेकिन मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं a -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो इसको अपन खाली देखो, ये इसको खाली y अक्ष बोल दिया। अब इसको क्या बोलूँगा मैं? ऋणात्मक y अक्ष। इसको क्या बोलूँगा मैं? ऋणात्मक y अक्ष। ठीक है, ये धनात्मक x अक्ष है, या धनात्मक x अक्ष को खाली मैं x अक्ष ही बोलूँगा, लेकिन इसको क्या बोलना पड़ेगा? ऋणात्मक x अक्ष। तो ये धनात्मक x अक्ष हो गया, ये ऋणात्मक x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये ऋणात्मक y अक्ष हो गया। ओके, ये पूरा एरिया हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये पूरा एरिया हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये पूरा एरिया हो गया तृतीय चतुर्थांश और ये पूरा एरिया हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, अब किसी भी बिंदु की स्थिति, जैसे ये बिंदु रख दिया मैं, इस बिंदु की स्थिति क्या होगी? ये किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो ये निर्देशाक्ष की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ये निर्देशाक्ष है, बोला इसको निर्देशाक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो इस बिंदु की स्थिति क्या होगी? इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, इससे एक अक्ष पर एक लंब खींच दिए, इस अक्ष पर लंब खींचा मैं और एक y अक्ष पर लंब खींच दिया मैं। ठीक है, दो लंब खींचा इस बिंदु से। तो इस बिंदु P की स्थिति क्या होगी? एक अक्ष के किस बिंदु से मिल रहा है? ये बिंदु 5 से मिल रहा है। ओके, y अक्ष के किस बिंदु से मिल रहा है? तो 4 पे मिल रहा है। तो इस बिंदु की स्थिति क्या हो गया? 5 4 5 4। समझ में आया? किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए पहले एक अक्ष पर लंब डाले अपन, एक अक्ष पर लंब डालते हैं, एक अक्ष हो गया। तो एक अक्ष को किस बिंदु पर मिल रहा है? ये 5 पे मिल रहा है, तो 5 लिख दिया मैं। उसके बाद y अक्ष पे लंब डाला, ये y अक्ष है, y अक्ष को किस बिंदु पर मिल रहा है? 4 पर, तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक क्या है अपने पास? 5 4। क्या लिखेंगे? बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P की निर्देशांक हो जाएगा 5 4, P5 4, P5 4। 5 क्या है? 5 क्या? इस 5 को क्या कहते हैं? बिंदु P का x निर्देशांक। क्या बोलेंगे? बिंदु P का x निर्देशांक। और 4 को क्या बोलेंगे? बिंदु P का y निर्देशांक। इसको x निर्देशांक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये x अक्ष के बिंदु 5 से मिल रहा है, इस कारण 5 को भी क्या बोलेंगे? बिंदु P का x निर्देशांक और 4 को क्या बोलेंगे? बिंदु P का y निर्देशांक। ओके, अब x निर्देशांक को भुज भी कहा जाता है, याद रखना। इसको क्या कहा जाता है? भुज। और y निर्देशांक को कोटि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि। 5 क्या है? भुज और 4 क्या है? कोटि। ओके, अब बिंदु P को मैं, इस बिंदु P को मान लो यहाँ ला लिया मैं, यहाँ पे ला लिया। ठीक है, इसके लिए अब इस बिंदु की स्थिति क्या होगी? इस बिंदु की निर्देशांक क्या होगी? तो एक अक्ष पे लंब डाला, कहाँ पे मिला? ये 4 पे। ठीक है, y अक्ष पे लंब डाला, कहाँ पे मिला? 1 पे। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ? P4 1। क्या मिला? P4 1। तो बिंदु P का x निर्देशांक क्या हुआ? 4। x निर्देशांक कैसे निकालोगे? एक अक्ष पे लंब डाल दिया, किस बिंदु पे काट रहा है? किस बिंदु पे मिल रहा है? 4 पे। तो बिंदु P का x निर्देशांक क्या मिला? 4। और y निर्देशांक के लिए क्या करेंगे? y अक्ष पे लंब खींच दिए, तो y अक्ष पे किस बिंदु पर मिल रहा है? 1 पर। तो इसका y निर्देशांक क्या मिला? 1। मतलब इसका भुज क्या मिला? 4 और कोटि क्या मिला? 1। x निर्देशांक को भुज कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। जो x निर्देशांक है उसको क्या बोलेंगे? x निर्देशांक को भुज। और जो y निर्देशांक है उसको क्या बोलते हैं? कोटि। तो इसका भुज 4 मिला, कोटि 1 मिला। अब यदि इस बिंदु P को, यहाँ था, अब मैं यहाँ ला लिया, चलो पॉइंट 4 पे ला लिया। इस बिंदु P को कहाँ ले लिया मैं? 4 पे ला लिया। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगी? ये x अक्ष को किस बिंदु पे मिल रहा है? 4। लेकिन y अक्ष को किस बिंदु पे मिल रही है? ये 0 है। ये y अक्ष को किस बिंदु पर मिल रहा है? 0 पे।
तो इस बिंदु पर, ये बिंदु कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। तो इस बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या मिला 4, लेकिन वाई निर्देशांक क्या मिला 0। इस बिंदु के लिए मान लो पी को उठा के यहाँ ला दिया, तो इसके लिए एक्स निर्देशांक क्या मिल जाएगा, एक्स अक्ष को किस बिंदु पे मिल रहा है 2, लेकिन वाई अक्ष को किस बिंदु पे मिल रहा है 0। ठीक है, इसके लिए निकालूँ तो एक्स अक्ष को किस बिंदु पे मिल रहा है 8, लेकिन वाई अक्ष को किस बिंदु पे मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, ये 0 है, कहाँ पे मिल रहा है 0 पर। तो तीनों कंडीशन में देख रहा हूँ, जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो, जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका वाई निर्देशांक क्या मिल रहा है, सबके लिए वाई निर्देशांक क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। यहाँ भी 0 मिला, यहाँ भी 0 मिला, यहाँ भी 0 मिला। ठीक है, तो जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है, एक्स अक्ष पर स्थित होता है, तो उसका वाई निर्देशांक क्या मिलता है, हमको 0 मिलता है। पेपर में आता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक का मान कितना होता है, तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। चाहे बिंदु कहीं भी ले लो, उसका वाई निर्देशांक क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ओके, अब बिंदु को वाई अक्ष पे लेते हैं। देखो कोई बिंदु यहाँ पे मान लो यहाँ पे आ गया, वाई अक्ष पर हो गया, तो इसके लिए एक्स निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष पर लंब डाले तो कहाँ पे मिला 0 पे मिला, और वाई अक्ष को किस बिंदु पे मिल रहा है 4 पे मिल रहा है। यहाँ पे देख ले, तो इस बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाले कहाँ पे मिल रहा है 0 पे मिल रहा है, और वाई अक्ष को कहाँ पे मिल रहा है 0.2 पर मिल रहा है। यहाँ देख लिए, तो इसके लिए एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे तो कहाँ मिलेगा 0, और वाई अक्ष को कहाँ पे मिल रहा है 6। तो जब कोई बिंदु कहाँ पे स्थित, तो ये कौन सी अक्ष है हमारा, वाई अक्ष। कौन सी अक्ष है, देखो ये एक्स अक्ष है, और ये कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष है, और ये एक्स डैश अक्ष है, और ये वाई डैश अक्ष है। तो जब कोई बिंदु कहाँ स्थित हो, वाई अक्ष पर स्थित हो, कहाँ पे स्थित हो, वाई अक्ष पर स्थित हो, तो उस बिंदु के लिए वाई निर्देशांक, उस बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक का मान क्या मिलता है 0 मिलता है। सबके लिए 0 मिल रहा है। देखो जब कोई बिंदु कहाँ पे स्थित हो, वाई अक्ष पर स्थित हो, तो उसके लिए, उस बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक का मान क्या मिलता है, हमको 0 मिलता है। और उसके जस्ट अपोजिट इधर देखिए, जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है, जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है, तो उसके लिए वाई निर्देशांक का मान क्या मिलता है 0 मिलता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो प्रथम वाई अक्ष के लिए एक्स निर्देशांक 0 मिल रहा है, और एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक 0 मिल रहा है ना। वाई निर्देशांक 0 मिल रहा है एक्स अक्ष में, और वाई अक्ष में एक्स निर्देशांक 0 मिल रहा है। मतलब वाई अक्ष में पूरा भुज का मान 0 मिल रहा है, और एक्स अक्ष में कोटि का मान 0 मिल रहा है। तो इसको कैसे बोलेंगे, जब कोई बिंदु एक्स अक्ष में स्थित होता है, जब कोई बिंदु एक्स अक्ष में स्थित होता है, तो उसके वाई निर्देशांक का मान क्या मिलता है 0 मिलता है। और जब कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होता है, तो उसके एक्स निर्देशांक का मान क्या होता है 0 होता है। और कोई भी बिंदु एक प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु ले लेंगे, तो उसके लिए भुज और कोटि, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों का मान हमेशा क्या मिलता है, धनात्मक मिलता है। जैसे 3 हो गया, 4 या 5 6, दोनों धन है, दोनों धनात्मक संख्या है। तो प्रथम चतुर्थांश में जो कोई भी बिंदु लेंगे, तो उस बिंदु का निर्देशांक, एक्स निर्देशांक भी पॉजिटिव आएगा, धनात्मक संख्या आएगा, और वाई निर्देशांक भी क्या मिलेगा, धनात्मक संख्या मिलेगा। अब द्वितीय चतुर्थांश में कोई बिंदु ले लिया मैं यहाँ पे, तो पहले एक्स अक्ष पे लंब डाले अपन, ये एक्स अक्ष पे लंब डाले, तो कहाँ पे मिला, ऋण 5 पे मिला। कहाँ पे मिला, ऋण 5 पे मिला। और वाई निर्देशांक पे अपन, वाई अक्ष पर अपन लंब डालेंगे, तो कहाँ पे मिल रहा है 4 पे मिल रहा है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या मिला, ऋण 5 4। क्या मिला, ऋण 5 4। याद रखिए, पहला जो लिखेंगे अपन, इसमें पहला संख्या जो लिखेंगे वो कौन सी संख्या होगा, भुज को पहले लिखेंगे। किसको लिखेंगे, भुज। भुज मतलब एक अक्ष पर जो लंब डालेंगे, और जो संख्या हमको मिलेगा लंब डालेंगे, तो एक अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, एक अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, वो क्या, उस संख्या का मान क्या हो जाएगा, अपना एक्स निर्देशांक हो जाएगा। मतलब इस बिंदु से एक अक्ष पर लंब डाले अपन, तो कहाँ पे काट रहा है, इस रेखा को कहाँ पे काट, इस बिंदु पर काट रही है। उस बिंदु की स्थिति क्या है, ऋण 5। तो इसका भुज क्या हो गया, ऋण 5। उसके पास वाई अक्ष पर लंब डाले, तो इस वाई अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, 4 पर। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, 4। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या मिला, ऋण 5 धन 4। तो द्वितीय चतुर्थांश में इतने हिस्से में कोई भी बिंदु लूंगा, उसका प्रथम संख्या ये वाला, मतलब एक्स निर्देशांक ऋणात्मक संख्या मिलेगा,
और y निर्देशांक, इसके सामने कोई साइन नहीं, ऋण का साइन नहीं लगा है, मतलब कौन सी संख्या हो गया, धनात्मक। तो और दूसरा वाला संख्या अपने को धनात्मक मिलेगा, दूसरा वाला संख्या धनात्मक। पहला संख्या क्या मिला, ऋणात्मक, और दूसरा संख्या क्या मिला, धनात्मक। तृतीय चतुर्थांश में कोई बिंदु ले लिया मैं, यहाँ से फिर से x अक्ष पर लंब डाला, तो कहाँ पे मिल रहा है x अक्ष को, ऋण 5 पे मिल रहा है, ठीक है, ऋण 5 हो गया। अब x अक्ष पे लंब डाला मैं, इस पे सॉरी x अक्ष पे लंब डाला तो क्या मिला, ऋण 5। अब y अक्ष पे लंब डाल रहा हूँ तो कहाँ पे मिल रहा है ये, ऋण 4 पे, कहाँ पे मिल रहा है, ऋण 4 पे। तो यहाँ पे देख रहा हूँ x निर्देशांक ऋणात्मक मिल रहा है और y निर्देशांक भी क्या मिल रहा है, ऋणात्मक। तो तृतीय चतुर्थांश में इस पूरे हिस्से में कोई भी बिंदु ले लूँ तो उस बिंदु की जो स्थिति होगी उसका x निर्देशांक भी ऋणात्मक मिलेगा और y निर्देशांक भी ऋणात्मक मिलेगा, दोनों ऋण ऋण में मिलेगा, ठीक है। अब कोई बिंदु मैं चतुर्थ चतुर्थांश में ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ तो x अक्ष पे लंब डाला तो कहाँ पे मिला, 4 पे, y अक्ष पे लंब डाला तो कहाँ मिला, ऋण 4 पे, ठीक है ना। तो इस पूरे समतल में कोई भी बिंदु ले लूँ तो उसका x निर्देशांक जो मिलेगा वो धनात्मक मिलेगा और y निर्देशांक मिलेगा वो ऋणात्मक मिलेगा। एक बार और देख लो, क्या क्या देखें हम लोग, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए y निर्देशांक का मान क्या मिलता है, 0 मिलता है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए x निर्देशांक का मान क्या मिलता है, 0 मिलता है, ओके। और जीरो के दाईं ओर x अक्ष में धनात्मक संख्या को लिखते हैं, ध्यान रखना। जीरो की ऊपर की ओर y अक्ष में भी धनात्मक संख्या को लिखते हैं, ध्यान रखना। जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक x अक्ष में ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं और जीरो के नीचे ऋणात्मक y अक्ष में क्या लिखते हैं अपन, ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं। इसको धनात्मक x अक्ष हो गया, धनात्मक y अक्ष हो गया, ऋणात्मक x अक्ष हो गया, ऋणात्मक y अक्ष हो गया, ओके। और क्या देखिए, प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु लेंगे तो उस बिंदु के जो निर्देशांक मिलेगा उसका भुज और कोटि, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या दोनों धनात्मक होगा। द्वितीय चतुर्थांश में इस समतल में कोई भी बिंदु लूंगा तो उसका जो प्रथम x निर्देशांक होगी जिसको भुज कहते हैं वो ऋणात्मक होगा और द्वितीय निर्देशांक x निर्देशांक ऋणात्मक होगा और y निर्देशांक क्या होगा, धनात्मक होगा। तृतीय चतुर्थांश में इस पूरे हिस्सा में कोई भी बिंदु लूंगा तो उसका x निर्देशांक भी ऋणात्मक मिलेगा और y निर्देशांक भी ऋणात्मक मिलेगा। इस चतुर्थांश में कोई भी बिंदु ले लूँ इतने हिस्से में, उसका x निर्देशांक क्या मिलेगा, धनात्मक, और y निर्देशांक क्या मिलेगा, ऋणात्मक, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नावली 1 के सवाल हल करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो चेक करते हैं, जैसे लिख दिया तुमको ऋण 3 और 5, ये कौन सी निर्देशांक में, ये कौन से चतुर्थांश में, ये कौन से चतुर्थांश में है। तो देखेंगे प्रथम संख्या, इसका x निर्देशांक क्या मिल रहा है, ऋणात्मक। x निर्देशांक क्या, ये x निर्देशांक क्या मिल रहा है, ऋणात्मक। और y निर्देशांक, प्रथम पद x निर्देशांक होगा, याद रखना, और द्वितीय पद क्या होगा, y निर्देशांक होगा। तो इसका x निर्देशांक क्या मिला, ऋणात्मक। y निर्देशांक क्या है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब क्या है ये, धनात्मक। तो पहला संख्या x निर्देशांक ऋणात्मक और y निर्देशांक धनात्मक, पहला पद ऋणात्मक दूसरा पद धनात्मक। किस में आता है ये, देख ली, इसमें दोनों धन आता है। द्वितीय चतुर्थांश में पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, ये आ गया। तो ये जो बिंदु है वो कौन सी चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है ना। अब कोई लिख के दे दिया 8, ऋण 8 और ऋण 10, ये कौन सी चतुर्थांश में स्थित है। तो देख लिए, इसका x निर्देशांक क्या है, ऋणात्मक, y निर्देशांक भी क्या है, ऋणात्मक, दोनों ऋण है। चेक कर लिए कहाँ पे आता है ये, तो इसमें आता है। ये कौन सी चतुर्थांश में स्थित हो गया, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इसी प्रकार से हम पूरे प्रश्नावली के सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो प्रश्नावली की सवाल देखते हैं, इतने में हो जाएगा। प्रश्नावली 1 का पहला सवाल है, अपने को बताना है कि जो बिंदु दिया हुआ है वो कौन सी चतुर्थांश में है। पहला बिंदु दिया हुआ है A34, A दिया हुआ है A34, A कोई बिंदु है इस समतल में, उसके निर्देशांक कितना है, 3 और 4। ये कौन सी चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखेंगे अपन, 3 के सामने काहे का चिन्ह लगा हुआ है, कुछ चिन्ह नहीं लगा है, मतलब धनात्मक है। 4 के सामने भी कोई चिन्ह नहीं लगा है, ऋण का चिन्ह नहीं लगा है, मतलब वो कौन सी संख्या है, ये धनात्मक है।
तो प्रथम संख्या भी धनात्मक और द्वितीय संख्या भी धनात्मक, मतलब x निर्देशांक भी धनात्मक है और y निर्देशांक भी धनात्मक है। अपन ढूंढ लेना इसमें कौन सी चतुर्थांश में आ रहा है, प्रथम चतुर्थांश में। तो ये कौन सी चतुर्थांश में स्थित होगा, लिख देना प्रथम चतुर्थांश। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल देखते हैं। ऋण 5 और 6 बी है, ऋण 5 और 6। इसका x निर्देशांक क्या आ रहा है, ऋणात्मक संख्या है। y निर्देशांक क्या आ रहा है, ऋण का चिन्ह लगा है मतलब धनात्मक संख्या। तो इसका x निर्देशांक ऋणात्मक, y निर्देशांक धनात्मक। तो ये कौन सी चतुर्थांश में आ जाएगा, पहला ऋण और दूसरा धन। ये कौन सी चतुर्थांश में आ गया, द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। तीसरी सवाल है ऋण 2 ऋण 1। बेटा ये कौन सी चतुर्थांश में स्थित होगा, ये इसका x निर्देशांक भी ऋणात्मक और y निर्देशांक भी ऋणात्मक, दोनों ऋण। तो कौन सी चतुर्थांश में आ जाएगा, तृतीय चतुर्थ। अच्छा ये पूरा चतुर्थांश है ना, ये द्वितीय चतुर्थांश में आ जाइए और ये कौन सी चतुर्थांश में आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। इसका अगला सवाल है डी 2.5, सेकेंड दिया है ऋण 7। तो 2.5 के सामने ऋण का चिन्ह नहीं है मतलब धनात्मक संख्या। x निर्देशांक धनात्मक संख्या मिला और y निर्देशांक क्या मिला, ऋणात्मक संख्या। तो ये कौन सी चतुर्थांश में स्थित होगा, पहला धन दूसरा ऋण, पहला धन दूसरा ऋण, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो ये सब सवाल आपसे हो जाएगा। दूसरा सवाल है निर्देशांक के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। जैसे पहला है 0 और 5, ये कौन सी अक्ष पर स्थित होगा, 0 5। पहले देखते हैं अपन, दोनों धन धन है, दोनों क्या है, इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है। अपन 0 के सामने प्लस नहीं बोल सकते, लेकिन ये 5 के सामने प्लस का साइन है। ठीक है ना, 5 के सामने प्लस का साइन है। और यहाँ पे मैं सब आपको बताया था जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा तो उसका y निर्देशांक क्या मिलता है, 0 मिलता है। y निर्देशांक क्या मिलता है, 0 मिलता है। और जब कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, जब कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा तो उसका x निर्देशांक क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसका x निर्देशांक क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और y निर्देशांक धनात्मक का 5 मिल रहा है कि ऋणात्मक का 5 मिल रहा है, तो धनात्मक का 5 मिल रहा है। तो धनात्मक देखो, अब y अक्ष पर स्थित है, y तो हमारे पास 2 अक्ष है, y का हमारे पास कितने अक्ष है, 2 अक्ष। एक धनात्मक y अक्ष और दूसरा ऋणात्मक y अक्ष। तो y अक्ष में y निर्देशांक का जो अपने पास संख्या है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो ये धनात्मक है। तो ये कौन सी अक्ष पे स्थित हो जाएगा, धनात्मक y अक्ष, या इसको खाली क्या बोलेंगे हम लोग, y अक्ष। ठीक है, ये कौन सी अक्ष पर स्थित हो जाएगा, y अक्ष। दूसरा सवाल ऋण 6 0। दूसरा सवाल क्या है, ऋण 6 0, ये कौन सी अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए y निर्देशांक का मान क्या मिलता है, 0 मिलता है। y निर्देशांक का मान क्या मिलता है, 0। तो ये x अक्ष पर स्थित है। तो x का भी 2 अक्ष है, एक धनात्मक का x अक्ष और दूसरा ऋणात्मक का y अक्ष, ऋणात्मक का x अक्ष। तो इसके लिए x अक्ष के लिए x निर्देशांक जो मिल रहा है अपने को, वो धनात्मक का मिल रहा है कि ऋणात्मक का मिल रहा है। इधर पूरा धनात्मक संख्या को लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं हम लोग, ऋणात्मक संख्या। तो इस बिंदु के लिए जो अपने को x निर्देशांक मिल रहा है वो ऋणात्मक संख्या का मिल रहा है। किसका मिल रहा है, ऋणात्मक संख्या का मिल रहा है। तो ये कौन सी अक्ष में स्थित होगा, इस अक्ष में स्थित होगा, ऋणात्मक x अक्ष पर स्थित होगा। कहाँ पे स्थित होगा, ऋणात्मक x अक्ष पे स्थित होगा। ठीक है, अगला सवाल इसका ऋण 3 0, ये कौन सी अक्ष पर स्थित होगा। तो दूसरा इसका जो y निर्देशांक है 0 मिल रहा है, तो y निर्देशांक 0 कौन से अक्ष में मिलता है, x अक्ष में मिलता है। ठीक है, और इसका जो x निर्देशांक है, वो धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक। तो ये x अक्ष पे मिल रहा है, ये x अक्ष पे स्थित है, अपने को पता चल गया। कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित कब होता है, जब उसका y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित कब होता है, जब उसका x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष की दो अक्ष है, एक धनात्मक के x अक्ष और दूसरा ऋणात्मक के x अक्ष। तो इसका x निर्देशांक देखेंगे वो ऋणात्मक है कि धनात्मक है। यदि ये धनात्मक होता तो धनात्मक x अक्ष हो जाता, यदि ये ऋणात्मक है तो
ऋणात्मक x अक्ष हो जाएगा। तो ये ऋणात्मक संख्या है, तो ये कौन से अक्ष में स्थित हो जाएगा? ऋणात्मक x अक्ष। कौन से अक्ष में स्थित हो जाएगा? ऋणात्मक x अक्ष। अगला सवाल है 0 ऋण 3.5। 0 ऋण 3.5। अब इसका x निर्देशांक 0 है, x निर्देशांक 0 है, तो कौन से अक्ष में x निर्देशांक 0 होता है? y अक्ष में x निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। y अक्ष में x निर्देशांक 0 होता है। अब देखते हैं इसके जो y निर्देशांक है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। यदि ये धनात्मक होता तो धनात्मक y अक्ष में स्थित हो जाता, और ये ऋणात्मक होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक y अक्ष में हो जाएगा। तो ये ऋणात्मक संख्या है, तो ये कौन से अक्ष में स्थित हो जाएगा? ऋणात्मक y अक्ष में स्थित हो जाएगा। ऋणात्मक y अक्ष में स्थित होगा। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट। ये पूरा समझ में आया होगा आप लोगों को। इसको एक बार और देख लेते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। देखो कोई भी संख्या लिखा है, पहले 0 लिखा हुआ है, इधर मान लो धन ऋण 5 लिखा हुआ है, पहले 0 आ गया, x निर्देशांक 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? x निर्देशांक 0 आ रहा है, मतलब वो जो बिंदु है y अक्ष पर स्थित है। वो जो बिंदु है कौन से अक्ष पर स्थित है? y अक्ष पर स्थित है। यदि x निर्देशांक 0 आ रहा है, यदि x निर्देशांक 0 आ रहा है तो y अक्ष पर स्थित है, और यदि y निर्देशांक 0 आ रहा है, y निर्देशांक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यदि प्रथम संख्या 0 आ रहा है तो y अक्ष पर स्थित है, यदि द्वितीय संख्या 0 आ रहा है तो x अक्ष पर स्थित है। आए बात समझ में? यदि ये लिख दिया, अब देखिए कि प्रथम संख्या 0 आ रहा है, प्रथम संख्या 0 आ रहा है मतलब ये y अक्ष पर स्थित है। द्वितीय संख्या 0 आ रहा है मतलब x अक्ष पर स्थित है। अब ये तो x का भी 2 अक्ष है हमारे पास, और y का भी 2 अक्ष है। x का धनात्मक x अक्ष और ऋणात्मक x अक्ष, y का भी 2 अक्ष है, धनात्मक y अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष। तो अपन क्या करेंगे? दूसरी संख्या को देखेंगे, वो धनात्मक वाला है कि ऋणात्मक वाला। यदि ये ऋणात्मक वाला है, यदि ये ऋणात्मक वाला है तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक y अक्ष हो जाएगा। यदि ये धन वाला है तो धनात्मक x अक्ष हो जाएगा। ये दूसरी संख्या के साइन चिन्ह पे डिपेंड करेगा कि ये धनात्मक x अक्ष में है या ऋणात्मक x अक्ष में। यदि ये धनात्मक संख्या है तो ये धनात्मक का y अक्ष में स्थित हो जाएगा। यदि ऋण आ गया तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक की y अक्ष पर स्थित हो जाएगा। ठीक है? प्रथम संख्या 0 है तो वो y अक्ष में स्थित हो जाएगा, दूसरी संख्या में 0 है तो x अक्ष में स्थित हो जाएगा। ठीक है? अब वो धनात्मक का x अक्ष, ऋणात्मक x अक्ष, ये किस पर डिपेंड करेगा? यहाँ पे इस स्थिति में दूसरी संख्या के सामने धन का चिन्ह लगा है तो धनात्मक y अक्ष में स्थित हो जाएगा। यदि धन लगा है तो धनात्मक y अक्ष में, यदि ऋण लगा है तो ऋणात्मक y अक्ष में। इस स्थिति में यदि यहाँ पे ऋण का साइन लगा है, ऋण का चिन्ह लगा है तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक x अक्ष में स्थित हो जाएगा। यदि धन का चिन्ह लगा है तो धनात्मक x अक्ष पे स्थित हो जाएगा। ठीक है? अगला सवाल है, इसमें खाली स्थान दिया हुआ है, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। बिंदु P दिया हुआ है, ऋण 4 और ऋण 7 कौन सी चतुर्थांश में स्थित है? तो इसमें x निर्देशांक भी ऋणात्मक है और y निर्देशांक भी ऋणात्मक है। कौन सी चतुर्थांश में होता है? दोनों निर्देशांक, पहला वाला संख्या भी ऋणात्मक और दूसरी वाली संख्या भी ऋणात्मक। इसमें दोनों धन धन होता है, इसमें एक ऋण दूसरा धन होता है, इसमें ऋण और इसमें धन और ऋण, तो दोनों ऋणात्मक किसमें हो रहा है? तृतीय चतुर्थांश में। ये कौन सी चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। दूसरा सवाल है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक। इस x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या मिल रहा है? ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, तो सबके लिए y निर्देशांक का मान कितना मिलता है? 0 मिलता है। तीसरा, निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर होते हैं। ये दोनों अक्ष क्या है? परस्पर लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। y अक्ष पर स्थित, इस y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। x निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। और मूल बिंदु की निर्देशांक, इस बिंदु, इसको अच्छा से बना देते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऋण 1 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। आशा करता हूँ प्रश्नावली 1 की पूरी सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरा चैनल कंटिन्यू देखते रहिएगा। मैं पूरा कक्षा 10वीं की पूरा प्रश्नावली, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा मैं। ठीक है? तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।